नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 19 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस तथा इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो आपके एग्जाम में हू बहू देखने को मिल जाता है। हू बहू जी, है ना, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और मिलती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और जिनका भी फेज 11 का एग्जाम है उनके लिए मैंने आज से एक क्लास एक वीडियो जो है, जब तक एग्जाम चालू हो जाएगी, 26 तारीख से चालू है आई थिंक, तो 25 तारीख तक आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आशा करते हैं कि यहाँ से भी आपको जो है गर्दा गर्दा कर दोगे एग्जाम में। यहाँ से भी जो वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ से भी आपको फायदा अवश्य मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है, पूछा गया है। ऑप्शन में घूमर, भांगड़ा, कथक और छऊ दिया गया था। तो इसमें से आप किसे सिलेक्ट करेंगे? देखिए, छऊ को सिलेक्ट करना है। और मैंने आपको बता रखा है कि छऊ सिर्फ उड़ीसा है नहीं, छऊ झारखंड में होती है, छऊ आपका उड़ीसा में होती है, मयूरभंज का छऊ, छऊ आपका जो है छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल में भी होती है। तो ये तीनों स्टेट है जहाँ पे आपको छऊ नृत्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। इसमें बेसिकली जो है पुरुष ही भाग लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं लोकेलिटी के हिसाब से महिला भी भाग ले लेते हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये पुरुष प्रधान नृत्य है ना। इसके अलावा घूमर जो है ये राजस्थान का नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा की जाती है और गणगौर फेस्टिवल के मौके पे की जाती है। ठीक है, और ये मीना समुदाय के लोग जो है ना, उनकी जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। भांगड़ा ये पंजाब में की जाती है, ये बेसिकली पुरुषों का नृत्य है। भांगड़ा और गिद्धा, है ना, तो गिद्धा जो है ये महिलाओं का है पंजाब के अंदर, और भांगड़ा जो है ये पुरुषों का नृत्य है। और मैंने ये भी बताया कि सीजीएल के अंदर ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो भांगड़ा शब्द लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो हेम्प से लिया गया है, HEMP हेम्प, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है भांगड़ा नृत्य की। इसका मतलब शायद भांग होता है। इसके अलावा कथक जो है, कथक जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो व्याख्या तो करना पड़ेगा, बीमारी है मेरी। तो कथक नृत्य जो है ये उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है। जो भी महाराज सरनेम है वो मैंने बता रखा है कि आप कथक नृत्य के साथ इसको रिलेट कीजिए। जैसे आपका पंडित बिरजू महाराज, है ना, जो भी महाराज है आपको इनमें ले चलना है। इसके अलावा जो लेडीज में है इनका नाम सितारा देवी है, ये भी कथक से संबंधित है। इसके अलावा कलबेलिया, कलबेलिया जो है इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है, ये राजस्थान का है। कठपुतली भी राजस्थान से संबंधित है, ये भी नृत्य का एक फॉर्म होता है। पहली पिक्चर आप देखेंगे तो उसमें ये नृत्य को दर्शाया गया है। गणगौर महोत्सव अभी भी बताया राजस्थान में होता है। चंग नृत्य ये भी राजस्थान में होता है। एक नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य, ये भी राजस्थान के अंदर ही होती है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उड़ीसा का कुछ त्योहार देख लेते हैं। नौखाई त्योहार, है ना, ये नववर्ष त्योहार, नववर्ष तो त्योहार नहीं है, मतलब फसली त्योहार है नौखाई, तो ये भी उड़ीसा में होता है। नवकलेश्वर महोत्सव बहुत दिनों के बाद फिर से उड़ीसा में स्टार्ट हो रही है। धनु यात्रा त्योहार ये भी आपका जो है उड़ीसा के अंदर होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, ये भी उड़ीसा के अंदर होता है। छऊ अभी भी डिस्कस कर लिया। घुमरा, घुमरा भी उड़ीसा के अंदर होता है। देखिए, घूमर जो है ये राजस्थान के अंदर होती है और घुमरा जो है ये ओडिशा के अंदर होती है। साथ ही साथ ओडिसी शास्त्रीय नृत्य तो आप जानते ही हैं, है ना। तो ये सब जो है आपका ओडिशा से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? भैया, सेकेंड अशोक जो है ये कनिष्क को कहा जाता है। मैंने बता रखा है किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा लगाव रखे थे। क्या? बौद्ध धर्म से जो है बहुत ज्यादा लगाव रखने के कारण, या फिर इसे प्रचार प्रसार में जो है अपना समय व्यतीत कराना, या फिर जो भी किसी प्रकार से बौद्ध धर्म के जो है सपोर्ट के कारण जो है इन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसे सम्राट भी कहते हैं। ठीक है, सम्राट कनिष्क भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि सम्राट अशोक भी कहा जाता है ना। तो कनिष्क के समय में जो है चौथा बौद्ध संगति भी हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन। कहाँ पे था? कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा मैंने 4 बौद्ध संगति बताया है। पहला आपका जो है अजात शत्रु के समय राजगीर में, दूसरा कालाशोक के समय वैशाली में, तीसरा कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। मैंने माफ कीजिएगा, चौथा जो है कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में, तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्रा में, और मैंने पांचवा भी बताया है, और पांचवा जो है बेसिकली बर्मा में हुआ था, लेकिन इंडिया में भी हुआ था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जो मैंने बता रखा है। इसके अलावा
इसके अलावा जो कनिष्क से और क्या है, तो कनिष्क जो है ये किस वंश से संबंधित भाई, कुषाण वंश से। कुषाण वंश के संस्थापक आपको पूछा जाता है कुजुल कफडीसेस, है ना, कुजुल कफडीसेस, इसका ऐसे ही नाम है भैया, तो याद रख लेना है। कुजुल कफडीसेस जो है ये आपका कुषाण वंश के संस्थापक थे, ठीक है। भारत में सिल्क मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, सिल्क मार्ग, तो ये भी कनिष्क को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन 2 करोड़ बार एग्जाम में आ गया है, 2 करोड़ और 1वां बार जो है आपके एग्जाम में हो सकती है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का जो है वर्णन है। देखिए 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको हर दिन 10 तक, है ना, 10 तक जो है आपको मैं बताया हूं कि आपको याद रखना ही रखना है, ये काम आएगी जी, है ना, ये आपको जो है काम आएगी, है ना। तो 1 में तो सभी जानते हैं, है ना, इसके परिभाषा ही से स्पष्ट है। 1 में, 2 में क्या है, नागरिकता है, 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, 4 में क्या है, नीति तत्व है, 5 में क्या है, संघ है, 6 में क्या है, राज्य है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रख लेना है टोटली, है ना। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका आंसर तो हो गया भाग 8, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक देखेगा, 239 से 242 तक देखेगा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये भाग 8 में है। देखिए अष्टम अनुसूची में जो है आपका जो है भाषा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अष्टम सूची में है न कि भाग में है, ठीक है। इसके अलावा भाग 5 में संघ है, जो 52 से लेकर 152 तक 151 तक का आर्टिकल जो है कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा भाग 6 में, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, द स्टेट्स, ये कहां से कहां तक आएगा, 152 से 237 तक। मैंने ये भी बताया है कि इसे पकड़ने का तरीका क्या है। देखिए देश में सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट जो है ये सबसे बड़े नागरिक हैं इंडिया के, और तीनों सेना का प्रमुख भी होता है, संसद के अभिन्न अंग भी होते हैं। तो प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल है शुरुआती इनिशियली, वो कौन सा है, 52। इसीलिए जो संघ की बात है ये 5 में, द यूनियन, है ना, तो ये 52 से ये स्टार्ट है, यानी राष्ट्रपति साहब का जो है गरिमा को ख्याल रखते हुए पहला आर्टिकल उन्हीं को अलॉट किया गया है। तो इससे भी आप जो है ध्यान रख सकते हैं। उसी प्रकार से राज्य के अंदर कौन होते हैं दादा, तो सबसे बड़ा, तो राज्य के अंदर जो है सबसे बड़ा जो होता है राष्ट्रपति, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल है 153 से है, तो इन्हीं से जो है यहाँ से स्टार्ट किया गया है, 152 से 153 में राज्यपाल की बात करी गई है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, आपको जो है पकड़ने में काम आएगा जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है ये 52 से 151 के अंदर में ही आ जाएगा, 124 सुप्रीम कोर्ट का है ना। इसके अलावा महान्यायवादी 76 में है ना, तो इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो राज्य स्तर की चीज है ये आपका 152 से 237 के बीच में आएगा, जैसे हाई कोर्ट 214 आ गया ना इसके बीच में, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जी, है ना। इसके अलावा डीपीएसपी जो है नीति से तत्व, ये भाग 4 में है, 36 से 51 तक की आर्टिकल के बीच में वर्णित है। और इसके बारे में ये भी याद रखना है कि कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है आपका डीपीएसपी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट जो है ये भाग 3 में है। ये आर्टिकल कहां से कहां तक कवर करते हैं भाई, 12 से 35 तक। कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। वर्तमान में कितने हैं, 6 है ना। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। अगला एक प्रश्न सिंपल सा पूछा गया था, गांधी जी, अच्छा ये सभी के सभी प्रश्न भेजने का श्रेय जो है सोनू कुमार को जाता है भैया। सोनू कुमार को, अभी बेचारा बस में है, और जितने भी क्वेश्चन हुए लगभग 21 से करीब क्वेश्चन जो है इन्होंने टाइप करके भेजा है एक मैसेज के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू कुमार जी। और इन्होंने ये भी बताया कि आपके एनालिसिस और आपकी इस क्लासेस से मुझे काफी फायदा मिला, आभार व्यक्त करने के लिए शुक्रिया, है ना। तो गांधी जी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है बंद कर दिया था, सब दिन समझाते आया हूं सिक्वेंसली, है ना। गांधी जी 1915 में लौटे। थोड़ा सा गांधी युग में आपको जरूर ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में 2-4 नंबर आपको फ्री का दे के जाते हैं गांधी जी, ठीक है। गांधी जी जो है बच्चों के लिए अच्छा काम किए, 2-4 नंबर जो है फ्री में ले लो मेरे तरफ से, है ना। देखिए सबसे पहले इसकी थोड़ी सी कहानी दोहरा देते हैं। 1893 में जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। ये इनका फर्स्ट जो है विदेश टूर नहीं है, इनसे पहले भी वो गए रहते हैं विदेश, फिर आ जाते हैं, ठीक है। बैरिस्टर थे भाई, है ना। तो साउथ अफ्रीका गए 1893 में, है ना। किसके साथ गए थे, तो एक मुस्लिम व्यापारी जिनका जो कहीं केस चल रहा था साउथ अफ्रीका में, तो उनके केस हैंडल करने के लिए गए थे। लेकिन वहां पे उनके साथ कुछ ऐसे बात हो जाते हैं, ट्रेन वाली घटना हो जाती है, जहां से ये राजनीति में कदम रखते हैं और राजनीति में ही सक्रिय हो जाते हैं। वहां भी काफी सारे जो है आंदोलन किए, है ना। उसके बाद 1915 में आ जाते हैं इंडिया, है ना। 1915 में इंडिया आते हैं। ये आते हैं 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को इसीलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस सप्ताह सेलिब्रेट किया गया, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था 2023 के अंदर, 9 और 10 जनवरी को, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1915 में आते हैं। 1915 में आने के बाद 1917 में सबसे पहले बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति अंग्रेज ने लागू करवाया था, जहां पे 1/3 में नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वहां का एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण करते हैं बिहार आने के लिए, और बिहार जाके जो है इस समस्या से निपटारा दिलाता है। फिर गुजरात के खेरा आंदोलन होती है, जहां पे टैक्स की मामला होती है। टैक्स जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा था अंग्रेज, तो इससे निजात दिलाने के लिए वहां पे आंदोलन करते हैं, इसमें भी फायदा मिलती है। इसके बाद
अहमदाबाद सत्याग्रह, मिल मजदूरों के खिलाफ जो मिल मजदूरों के लिए जो है उन्होंने सत्याग्रह किए थे अहमदाबाद में। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं, है ना। उसके बाद 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड होती है, जो पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है, जिससे बहुत सारे अंग्रेज जो है जल के मर जाते हैं। इसी घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं। जैसे ही असहयोग आंदोलन चौरा चौरी हत्याकांड के बाद बंद होती है, बहुत सारे नेता अपने अपने पार्टी क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बना लिया, एचआरए बना, हसरा बना। ये सब जो है इनके बाद ही होती है सारी की सारी घटना, ठीक है। इसके रिलेट करके याद रखेंगे, काफी दिन तक याद रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने गांधी जी से जो भी आंदोलन की मैंने अभी बात किया, सिक्वेंसली यहाँ पे ईस्वी लिखा हुआ है। असहयोग आंदोलन 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। तो ये आपको जरा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने, अच्छा गांधी जी की कुछ किताब है जो आपको ध्यान रखना है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इनकी आत्मकथा है। यंग इंडियन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ये सभी के सभी जो है गांधी जी के पुस्तक हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा गांधी जी साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी, ये भी ध्यान रखना है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। 1932 में अंबेडकर समझौता, गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में, पूना पैक्ट कहते हैं इसे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1948 में जो है गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, सॉरी शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून भेजा था? सब दिन बताते हैं भाई, एकमात्र मुगल बादशाह जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा था, ये कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कहां से लड़े थे? दिल्ली से। किसके साथ? बख्त खां के साथ, है ना। लड़ने वाले तो बख्त खां थे, लेकिन सपोर्ट मिल रहा था किसका? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय का। और ये अंतिम बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल बादशाह हुए इंडिया के अंदर। इसके बाद जो है मुगल सत्ता लगभग समाप्त हो गई और सारा कमान जो है अंग्रेज के हाथ में आ गए। अंग्रेज में भी कहां? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सेना, मतलब अंग्रेजी जो व्यवस्था था ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां की इनके हाथों से इंडिया का सत्ता छूट के ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया। यानी अब इंडिया का जो शासन व्यवस्था है ये ब्रिटिश सरकार हैंडल करने लगे इंग्लैंड से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो भाई जो यहाँ की शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कहना सही नहीं रहेगा इनको, है ना, इनको तो लॉर्ड कहो मत, तो कैनिंग है ना। और ये प्रथम वायसराय बना था, है ना, ये प्रथम वायसराय बना था। यही वो कैनिंग है जिनके समय में संथाल विद्रोह हुआ था, छोटा नागपुर के पठारी के आसपास, यानी झारखंड, उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है वहां पे, ठीक है। तो छोटा संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। ये भी पूछा जाता है, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब रिलेट करके याद रखिए, है ना। इसके बाद इन्हीं मुगल बादशाह को निर्वासित कर अंग्रेज जो है बर्मा के रंगून में ले गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा किस गैस, निम्नलिखित में से कौन सा गैस नोबेल गैस नहीं है? देखिए मैंने आपको बताया है, नोबेल गैस कहे, इनर्ट गैस कहे, अक्रिय गैस कहे, ये सभी के सभी एक ही चीज होते हैं जी। और मैंने ये भी बताया कि जो नकारा बेटा रहता है ना, उस पर ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं है। तो जो अक्रिय गैस है ये आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे लास्ट वाला समूह, यानी सबसे लास्ट वाला वर्ग 18 में रखा गया है अक्रिय गैस को, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अक्रिय गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, नियॉन, ये सभी के सभी अक्रिय गैस है। ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन दिया गया था, तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है ना। तो यही राइट आंसर हो जाता था। इसके अलावा 3 तलाक कानून में कितने साल की सजा आवंटित की गई थी? देखिए 3 तलाक कानून जो है मोदी गवर्नमेंट पास किए थे, तो इसमें 3 साल की सजा जो है कायम किया गया है। तो 3 साल की सजा होती है इसमें, तो सीधे सीधे बात है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे आया है कि हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? या तो ये क्वेश्चन था, या फिर हरदीप सिंह पुरी ने 2022 में कहाँ पर ONGC पैरा ओलंपिक पैरा खेलों का उद्घाटन किया? ये तो, या फिर तो ये क्वेश्चन था, या फिर हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू कश्मीर में किस चीज का जो है आधारशिला रखा है? इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये अगस्त से लेकर अक्टूबर 2022 तक की बात है। तो हरदीप सिंह पुरी की अगस्त से लेकर 2022 तक की बात में, मतलब 2022 में अगस्त से अक्टूबर तक के ये 3 काम जो है मुख्य है ना। तो बताइएगा कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। फिलहाल मैं इन तीनों का जवाब आपको दे रहा हूं। जो सबसे पहले जो बायोगैस प्लांट का जो उद्घाटन किया, ये पंजाब के संगरूर में किया था, ठीक है। इसके अलावा
जो आपका मतलब खेल का पैरा खेल का जो उद्घाटन किया ये आपका दिल्ली में किया था। और इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी ने जो आपका आधारशिला रखा था ये आपका यात्रियों के लिए जो है ये आधारशिला रखा था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। तो तीनों बात आपको जो है ध्यान रखना। इन तीनों क्वेश्चन का आपका जो है यात्री निवास जम्मू कश्मीर और पैरा खेलों का आयोजन जो है दिल्ली में उद्घाटन किए और बायोगैस प्लांट का पंजाब में किए। बताइएगा कि क्वेश्चन एक्यूरेट क्या था। ठीक है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है भैया? 46 होती है। तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। वयस्क मनुष्य में हड्डी कितने होते हैं? 206। बच्चे में ये ज्यादा हो सकता है ना। इसके अलावा मांसपेशियों की संख्या कितना है? कहीं कहीं 639 लिखता है, कहीं कहीं 642 लिखता है। तो ये 6 से 40 से 6 से 50 के बीच में आपको जो ऑप्शन दिखेगा मांसपेशियों वाले में आप आंसर टिक करके आएंगे आगामी एग्जाम में। इसके अलावा मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी यानी 24। मनुष्य में हृदय की कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 2 नीले और 2 आलिंद। ठीक है। इसके अलावा मनुष्य के सामने जो टेम्परेचर होता है, मनुष्य में जो टेम्परेचर होता है समान टेम्परेचर, ये कितना होता है? 310 के लगभग 37 डिग्री सी, है ना। इसके अलावा 98.6 फ़ारेनहाइट के करीब। ठीक है। तो ये सभी बात को जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे बड़ी हड्डी ये फीमर, इसे हिंदी में उरू कहते हैं। ये कहां पे होता है? जांघ के अंदर होती है। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, स्टेपिस। तो ये मनुष्य के बारे में थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक पहले भी पूछा जा चुका है, बताया हूं। ये देवानंद की पुस्तक है। उस समय देवानंद इतने स्मार्ट और फिल्म हिस्ट्री में ऐसा हीरो हुआ करता था कि कहा जाता है कि बहुत सारे हीरोइन जो है सुसाइड करने को तुल गई थी, मतलब इनसे बातचीत करने के लिए। ठीक है। तो रोमांसिंग विद लाइफ जो है ये देवानंद की पुस्तक है, देवानंद साहब की। इसके अलावा अनफिनिश्ड जो है ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है, प्रियंका चोपड़ा जोनास की, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फीफा किससे संबंधित है पूछा गया है। भैया फीफा का तो मैं जड़ी बूटी से लेकर और जो पैरासीटामोल तक सब बता दिया हूं आपको। तो फीफा जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 में। मुख्यालय कहां पे है? ज्यूरिक, है ना। इसके अलावा फीफा 2022 कहां पे हुआ था? कतर के अंदर। विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना। उप विजेता कौन रहा था? फ्रांस, है ना। आगामी जो फीफा होगा 2026 के अंदर ये मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, ये तीनों देश में कराए जाएंगे कंबाइंड रूप से 2026 वाली फीफा। इसके अलावा महिला फीफा जो 2023 में होगी ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा 2011 में 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भैया 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, फर्टिलिटी रेट, दशकीय वृद्धि, लिटरेसी रेट और जो भी है सभी मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको तो बता ही रखा। अब तक तो याद हो गया, मास्टर हो गए होंगे आप, है ना। 2011 में जनगणना लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो 943 है ना। जनसंख्या घनत्व जो है 382 है ना। फर्टिलिटी रेट जो है 2.2 है। लिटरेसी रेट जो है 74.04 है। दशकीय वृद्धि जो है 17.64 है। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे। बाद बाकी जब स्टेट के अंदर घुसेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल का है, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सबसे अधिक अर्बन जनसंख्या महाराष्ट्र में है, सबसे कम अर्बन जनसंख्या सिक्किम में है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। तो ये सभी बात ध्यान रखना। मैंने ये भी बताया है कि सिक्किम तीनों टर्म में जो है आंसर होता है, जैसे सबसे कम शहरी, सबसे कम ग्रामीण और सबसे कम जनसंख्या। तो तीनों का आंसर सिक्किम ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा यूजलेस का सिनोनिम्स पूछ लिया था भैया। यूजलेस का मतलब क्या होता है? वर्थलेस, जिसका कोई मोल ना हो, है ना। तो वर्थलेस हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, अबेंडेंड हो जाएगा। ऑब्सोलीट का मतलब ओरिजिनल क्या होता है? देखिए सिनोनिम्स वो होता है जो मिलते जुलते आपको जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है उसको मारना पड़ता है। तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल एसी आ गया है जी, तो एसी के सामने जो है पंखा क्या हो गया है? ऑब्सोलीट मैटर हो गया है ना। ऑब्सोलीट हो गया यानी इसकी जो वैल्यू कम कर रहा है ना। तो एसी हो गया आजकल नवीन, है ना, मॉडर्न, और पंखा क्या हो गया इसके सामने? ऑब्सोलीट हो गया। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित के पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इनके लेखक संजय बारू है। कौन है? संजय बारू है। ठीक है। एक पुस्तक और है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये शशि थरूर के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन ये मोदी साहब की पुस्तक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, एक मनमोहन सिंह साहब के ऊपर, एक नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से नर्मदा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? देखिए मैंने हर बार पूछाता है भाई, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कहां से उद्गम होती है, डेल्टा बनाता है कि नहीं बनाता है, किस दिशा में बहती है, सहायक नदी क्या है, कहां गिरती है, ये सभी बात ध्यान रखना है ना। तो नर्मदा नदी जो है ये सबसे पहले तो सतपुरा रेंज से के बीचों बीच से बहती है। ये कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। किस दिशा में बहती है? उल्टी दिशा में बहती है, यानी पश्चिम की तरफ बहने का काम करता है, पूर्व से पश्चिम, है ना। ये डेल्टा का निर्माण करती है? तो नहीं करती है, बताइएगा नहीं करती है। ये क्या बनाती है? एक्स सेंचुरी बनाती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी जो हो जाएगी वरना हो जाएगी,
तवा हो जाएगी, कोलार हो जाएगी, उड़ी हो जाएगी, ये सब जो है इनकी सहायक नदी है। कहाँ गिरती है नदी? तो अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर ही स्थित है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कॉम्प्लिकेटेड का एंटोनिम्स। देखिए कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है? जटिल, जटिल, कंफ्यूज्ड, है ना। तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? उल्टा पूछ रहा है तो सीधा इजी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा। ये सब जो है उल्टा हो जाएगा, इसके मतलब जो आसान हो, है ना। इसके अलावा इसका जो अगर साइनोनिम पूछे कॉम्प्लिकेटेड का तो भैया परप्लेक्स्ड हो जाएगा। परप्लेक्स्ड मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड, है ना। इनिग्मा भी हो सकता है, कंफ्यूज्ड भी हो सकता है। ऑर्डियस, ऑर्डियस मतलब थका देने वाला, उबाऊ, नीरस, फीका, इस प्रकार से, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के शासन कौन चलाते हैं आपसे पूछा गया है। तो भैया केंद्र शासित प्रदेश के शासन जो है ऐसा पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को क्या कहा जाता है, शायद ये पूछा गया है। ठीक है, तो उपराज्यपाल या प्रशासक कहा जाता है। जैसे दिल्ली का जो है इसे उपराज्यपाल कहा जाता है ना। और दिल्ली का उपराज्यपाल डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि कौन बने हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं और काफी बड़ा पोस्ट है दिल्ली के अंदर, है ना। तो उपराज्यपाल और प्रशासक कंबाइंड रूप से कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश में, जिसके हाथ से जो है शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका ईडियम पूछा गया है, हिट द हे। हिट द हे का मतलब होता है गो टू बेड। गो टू बेड मतलब सोने के लिए जाना, गो टू बेड जाना, है ना। हिट द हे का मतलब होता है गेट द सैक होता है ना, गेट द सैक, है ना। उसी प्रकार से इसका भी मीनिंग निकलता है गेट द सैक का। ठीक है, इसी प्रकार से हिट द हे का भी मीनिंग निकलता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, अर्थव्यवस्था में राजस्व कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो जहां तक मेरी अनुमान है कि राजस्व बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, है ना। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में कितना कितना दिया गया था, जरा बताइएगा जरूर, है ना। इसके अलावा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? भैया 26 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध, है ना। इस युद्ध के परिणाम क्या होती है? विजयनगर साम्राज्य की पतन होती है। हालांकि इसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य पे जो चौथा वंश था अरबिदु वंश वो आया था, लेकिन पतन यहीं से स्टार्ट हो गया था। विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश, सुलुप वंश बता ही दिए थे, है ना, संगम वंश, इसके अलावा अरबिदु वंश, ये 4 वंश हैं। इसके अलावा इरिटेट का सिनोनिम्स पूछा गया था। भाई इरिटेट मतलब क्या होता है ना, गुस्सा दिलाना, चिढ़ाना, इरिटेट करना, टीच करना, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंगर, वैक्स, एग्रावेट, है ना। तो ये सब जो है इनके सिनोनिम हो जाएंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जहां चींटी निवास करती है उसे क्या कहा जाता है। भैया जहां चींटी निवास करती है उसे तो बॉबी कहा जाता है, बॉम्बी। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा था क्या ये, तो बताइएगा जरूर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हेजिटेशन वाला था जो मैंने आपसे पूछा है कि अगर आपका एग्जाम है तो आप बताइएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपसे खेल से पूछा गया है कि खेल की शब्दावली से पूछा गया है कि ये शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। ना तो मेरे पास शब्द है और ना ही उस खेल का नाम मिला है, तो आप लोग बताइएगा कि खेल से क्या क्वेश्चन आए थे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।